बीजेपी के दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में पदाधिकारियों की बैठक शुरू। आगामी विधानसभा उपचुनावों को लेकर जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक। लखीमपुर हिंसा को लेकर किसान संघ का आज रेल रोको आंदोलन। गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने बिहारियों को मारी गोली। मौत पर भड़के तेजस्वी का नीतीश कुमार जिम्मेदार। जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम आज। ऊर्जा पथ समेत कई विभागों की सीएम नीतीश सुन रहे शिकायतें। बारिश ने बदला देश के मौसम का मिजाज। कहीं 72 तो कहीं 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। बीजेपी के दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है। बीएल संतोष, दुष्यंत गौतम, दिलीप सकैया, सीटी रवि और कई नेता मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। तो जेपी नड्डा बीजेपी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों और पार्टी के मोर्चा प्रमुखों को 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के टिप्स दे सकते हैं। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेगी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक देश भर में जो सेवा एवं समर्पण अभियान चलाया गया उस पर भी चर्चा होगी। इसके लिए सभी नेताओं को इस अभियान की उपलब्धियों से जुड़े रिपोर्ट कार्ड को लेकर आने को कहा गया है। तो बता दें आपको कि आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश भी उसमें शामिल है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली में मिंटो रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज एक बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा कर रहे हैं, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और उसमें बीएल संतोष और तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता आज मौजूद है। और इसमें बातचीत हो रही है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति बनानी है भारतीय जनता पार्टी की, इस पर विस्तारपूर्वक रूप से चर्चा की जा रही है। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादक राजेश मिश्रा जुड़े हुए हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी आज बैठक बुलाई है दिल्ली के अपने पार्टी कार्यालय में और राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। बिल्कुल, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में खासकर जिस स्टेट में चुनाव हो रहे हैं उन तमाम स्टेट की वर्तमान जो राजनीतिक हालात हैं उस पर चर्चा हो रही है। और उस स्टेट से जुड़े हुए तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें कॉल किया गया है और इस मीटिंग में वहां के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जेपी नड्डा की कोशिश ये भी है कि जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कम से कम वहां की सरकार को बचाया जाए। और इसके अलावा जहां खासकर पंजाब ऐसे स्टेट को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार जब से उनका शिरोमणि अकाली दल से उनका गठबंधन टूटा और अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ से बीजेपी पंजाब गई है, पंजाब पर भी उनका फोकस है। तो इन तमाम स्टेट सबसे ज्यादा अगर फोकस कह लिया जाए तो उत्तर प्रदेश को लेकर है। उत्तर प्रदेश को हर हाल में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उस पर उनका कब्जा, उनकी राजनीति बरकरार रहे और इसको लेकर बैठक हो रही है। और जेपी नड्डा खुद इस मीटिंग के दौरान एक एक बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं। बूथ बाई बूथ आप कह सकते हैं, विधानसभा बाई विधानसभा बार चर्चा हो रही है। एक एक विधानसभा पर चर्चा की जा रही है। साथ ही साथ आगे आने वाले दिनों में ये भी प्लान किया जा रहा है कि जिस विधानसभा सीट में चुनाव होना है उन तमाम विधानसभा सीट को लेकर हर विधानसभा पर जो जीते हुए प्रत्याशी अगर बात करें तो विपक्ष भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार है। और ऐसे में कुछ मामले जैसे किसान, अगर कृषि बिल की बात करें तो किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और इधर लखीमपुर खीरी मामला लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है, उसको लेकर भी विपक्ष। तो क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्ष के लिए कितना बड़ा एक एजेंडा होने वाला है? इस चुनाव को लेकर केंद्र सरकार के लिए कितनी बड़ी रणनीति तय की गई है विपक्ष के द्वारा?
देखिए, विपक्ष की अगर बात कर ली जाए तो दो चार ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष उसे मुद्दा बना रहा है। सबसे बड़ा इशू जो आप बता रहे हैं किसान को लेकर, वाकई में किसान को लेकर विपक्ष काफी हमलावर है और इसका जवाब अभी तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास नहीं है। दूसरा एक बड़ा मुद्दा है किसान के अलावा लखीमपुर खीरी का जो आपने मसला उठाया वो भी उत्तर प्रदेश में मुद्दा होगा। और इसके अलावा बात कर लें तो हाल के दिनों में, पिछले 15 दिनों में जो घटना घटी, खासकर उत्तर प्रदेश के मजदूर भी जम्मू में मारे गए आतंकवादियों के द्वारा, तो ये तमाम ऐसे इशू हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस मीटिंग में चर्चा कर रही है कि कैसे इन तमाम इशू पर आगे विपक्ष के सवाल का जवाब दिया जाए और विपक्ष के जो सवाल हैं या जनता के जो सवाल हैं, जो मुद्दे हैं, उस पर कैसे जनता को समझाया जाए। तो ये 3-4 अहम ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है और इस तमाम मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। एक आखिरी सवाल है राजेश आपसे, एक आखिरी सवाल है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो फिलहाल अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लेकिन इससे पूर्व अगर बात करें तो अखिलेश यादव भी लगातार, चाहे वो साइकिल यात्रा कर रहे हो, उनकी एक आभार यात्रा शुरू हुई है। किसान, अगर उस चीज को लेकर देखें, किसानों से वो मिल रहे हैं, कानपुर की बात करें, लखनऊ, वो साइकिल यात्रा कर रहे हैं ये विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या लगता है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को देख रही है आगामी चुनाव में? आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, जरा एक बार फिर से क्वेश्चन। जी बिल्कुल, हमारा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं राजेश। अगर वहां पर फिलहाल अभी आदित्यनाथ की सरकार है, योगी सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इन दिनों साइकिल यात्रा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में यूपी की जनता अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाह रही है? देखिए, अखिलेश यादव की जहां तक बात कर ली जाए, वो उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है सपा और अखिलेश यादव इससे पहले शासन में रहे हैं और मुख्यमंत्री का कार्यकाल उन्होंने पूरा बखूबी निभाया है। तो वैसे स्थिति में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के तमाम एक एक जिला से, एक एक बूथ से परिचित हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की सियासत करती है उस पर भी उनकी नजर बनी हुई है और एक बड़ी चुनौती है योगी आदित्यनाथ के लिए, एक बड़ी चुनौती है। अखिलेश यादव की लोकप्रियता पर भी कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है, सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी है। तो वैसे स्थिति में अखिलेश यादव आगे आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकते हैं। साथ ही साथ जो तमाम, जो अभी इससे पहले जो आपने सवाल किया, जो 2-4 ऐसे अहम मुद्दे हैं, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर किसान एक बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर आप बता सकते हैं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सरकार के विरुद्ध हवा है। साथ ही साथ अगर पूर्वांचल की बात कर ली जाए तो पूर्वांचल में भी कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे बीमारी का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो, इन तमाम ऐसे बिल्कुल तमाम मुद्दे हैं और इसको लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। तो आगामी विधानसभा चुनाव में अब देखना होगा कि क्या कुछ एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आपने तमाम जानकारी इस पर हमसे साझा की है। तो बात कर ले, आज कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी दफ्तर में दिल्ली में आज ये बैठक बुलाई गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि एसकेएम ने लखीमपुर खीरी कांड को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने की मांग करते हुए सोमवार को 6 घंटे के राष्ट्रव्यापी रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है। आपको बता दें कि इस मामले में गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा टेनी आरोपी है। किसान संघों की अम्ब्रेला बॉडी द्वारा रविवार को जारी एक बयान में कहा गया कि अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग के लिए दबाव डालने के लिए ताकि लखीमपुर खीरी हिंसा में न्याय सुरक्षित किया जा सके, एसकेएम ने 18 अक्टूबर को एक राष्ट्रव्यापी रेल रोको कार्यक्रम की घोषणा की है। एसकेएम ने 18 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच 6 घंटे के लिए रेल यातायात को रोकने के लिए अपने घटकों को एक आह्वान किया है। राजस्थान के अलवर में डेंगू की वजह से स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। सेठ माखनलाल चैरिटेबल ब्लड बैंक में स्टाफ की कमी है और इसी वजह से रिसेप्शन संभालने वाला और मरीजों के परिजनों की सुनने वाला कोई नहीं। मरीजों के परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि विगत 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं, उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। जो एक तरफ स्थिति डेंगू की वजह से बिगड़ती जा रही है, तो वहीं जिसकी वजह से परिजन ब्लड बैंक का रास्ता देखने को मजबूर हैं। लेकिन ब्लड बैंक में स्टाफ की कमी से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। राजगढ़ से आए थे ब्लड देने के लिए, ओ पॉजिटिव। हम हमारे दोस्त को लेके आए थे, हमको यहाँ 1.5 घंटे हो चुके हैं आए हुए। इन्होंने सर पहले तो मतलब वेव चेक करी, इनको नहीं मिली। हम 8 बार अभी तक ब्लड डोनेट कर चुके हैं। राजगढ़ में मेरा दोस्त भी कर चुका है। ये कह रहे कि आपके वेव ही नहीं है, फिर नश नहीं है, आप नहीं दे सकते। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे का देखा तो उसके मिली,
तो उसकी अब हीमोग्लोबिन चेक करने में कितना टाइम लगता है मशीन से? ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगती है मेरे हिसाब से, तो जितनी बार ब्लड दिया है। अब इसका ब्लड ले लिया है, इसका ब्लड ग्रुप चेक कर लिया, लेकिन हीमोग्लोबिन चेक करे हुए अभी आधा घंटा हो चुका है, हम आधे घंटे से बाहर बैठे हैं। आगरा के थाना शमशाबाद क्षेत्र के धिमश्री में तेज रफ्तार 2 ट्रकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। भीषण भिड़ंत में ट्रक क्षतिग्रस्त भी हो गया है, जिसके बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। तो वहीं बड़ा हादसा होने से भी टल गया है। और उत्तर से दक्षिण तक देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिम भारत में 18-19 अक्टूबर को भी बारिश का दौर जारी रह सकता है। तो वहीं केरल राज्य में अगर देखें तो उस वक्त समेत दक्षिण भारतीय राज्यों में बारिश रविवार को से घटनी शुरू हो गई है। हालांकि दक्षिणी राज्यों में बारिश का एक और दौर 20 अक्टूबर के बाद से शुरू हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के पीछे कई कारण हैं। पहला, दक्षिणी अरब सागर में एक निम्न दबाव क्षेत्र का बनना। दूसरा, बंगाल की खाड़ी से चलने वाली पूर्वी हवाओं का फिर से मजबूत होना। आमतौर पर मानसून के दौरान ये हवाएं मजबूत होती हैं, लेकिन इस बार अभी तक बनी हुई है। तीसरा, उत्तर पश्चिम भारत में अफगानिस्तान की तरफ से सक्रिय हुआ एक पश्चिमी विक्षोभ। इन तीनों मौसमी घटनाओं के चलते देश के सभी हिस्सों में बारिश हो रही है। दक्षिणी राज्यों को खास करके केरल में ज्यादा बारिश हो रही है। तो अगर बात करें मौसम विभाग की, तो देश के कई राज्यों में अगर देखें, खास करके पश्चिमी भाग में देखें और दक्षिणी राज्यों में देखें, तो वहां पर भारी बारिश हो रही है। आपको बता दें कि 3 वजहें, 3 प्रमुख कारण हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया है। इसको लेकर देश के कोने कोने में बारिश हो रही है और 20 अक्टूबर के बाद भी संभावित है कि मानसून बदले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में लोगों की शिकायतों को सुन रहे हैं और इस दौरान वो लोगों की समस्याओं को भी सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री ऊर्जा विभाग, जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और PHED सहित कई विभागों की शिकायतें सुन रहे हैं। इस दौरान संबंधित विभागों के मंत्री और अधिकारी भी आप देख सकते तस्वीरों में मौजूद हैं। जनता दरबार में पूरे बिहार से बड़ी संख्या में लोग हर बार पहुंचते हैं। लोग इस उम्मीद से मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं कि नीतीश जी उनकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। जम्मू कश्मीर में मारे गए बिहार के लोगों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसके लिए सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेवार ठहराया है। तेजस्वी ने कहा कि रविवार को बिहार के 2 श्रमिकों को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। इसके पहले शनिवार को भी एक श्रमिक की हत्या की गई। तेजस्वी ने कहा कि इससे पहले एक और बिहारी मूल के श्रमिक की हत्या की जा चुकी है। इसके दोषी नीतीश कुमार और उनकी सरकार है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अपनी सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए नीतीश कुमार बड़ी बनावटी मासूमियत से प्रवासी मजदूर शब्द पर आपत्ति जताते हैं, पर पलायन के जहर को गरीब बिहार वासियों के जीवन से मिटाने का कोई ईमानदार प्रयास नहीं करते। बिहार की तारापुर विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में जेडीयू के लिए एक बड़ी राहत है। बीजेपी के नेता और मंत्री सम्राट चौधरी के भाई और तारापुर से 7 बार के विधायक शकुनी चौधरी के बेटे इंजीनियर रोहित चौधरी मंगलवार को जेडीयू का दामन थाम लेंगे। खबर आ रही थी कि शकुनी चौधरी अपने बेटे को टिकट नहीं मिलने की वजह से नाराज चल रहे थे, जिनकी नाराजगी जदयू के लिए भारी पड़ सकती थी। लेकिन सूत्रों की माने तो जदयू का शीर्ष नेतृत्व ने शकुनी चौधरी की नाराजगी दूर कर मना ली है और उनके रजामंदी के बाद उनके बेटे रोहित जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बिहार के बांका जिला के रहने वाले अरविंद शाह की हत्या पर डिप्टी सीएम ने शोक जताते हुए पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है। साथ ही साथ डिप्टी सीएम ने कहा कि जब सारा देश आतंकवाद के मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एकजुट है, उन्होंने कहा कि बिहार सरकार भी इस मामले में गंभीर है। कश्मीर के श्रीनगर में अपने बिहार के अरविंद कुमार शाह जो बांका जिला के निवासी हैं, पाक समर्थित आतंकवादियों ने उनकी नृशंस हत्या की है। यह काफ़ी दुखद है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री राहत कोष से उनके परिजनों को 2 लाख रुपया अनुकंपा राशि देने की घोषणा की है और उन्हें अन्य भी सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन पाक प्रस्त आतंकवादी जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में समाज के कमजोर वर्गों को लक्ष्य लेकर उनकी हत्या कर रहे हैं,
इसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश के हमारा जो विपक्षी दल है इस आतंकी हमले पर एक शब्द भी बोलना उचित नहीं समझते हैं। बिहार पंचायत चुनाव में 3 चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं। 20 अक्टूबर को अब पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान है और इस चरण में 36 जिलों के 53 प्रखंड में मतदान प्रक्रिया कराए जाएंगे। चुनाव के बीते 3 चरण में हुई गलतियों से सीखते हुए निर्वाचन आयोग ने इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। 36 जिलों के 53 प्रखंडों के 799 ग्राम पंचायतों में 20 अक्टूबर को मतदान होगा। इसके बाद 22 और 23 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। चौथे चरण में 24,586 पदों के लिए 75,808 प्रत्याशी मैदान में हैं। बता दें कि सोमवार की शाम को सभी प्रत्याशी अपने लिए प्रचार करेंगे। उसके बाद चौथे चरण के लिए प्रचार अभियान खत्म कर दिया जाएगा। मंगलवार को प्रत्याशी जनता के पास जाकर आखिरी बार खुद के वोट करने की अपील कर सकते हैं। कटिहार में डायन बताकर 55 वर्षीय महिला की कुल्हाड़ी से वार कर एक सरफरे ने मौत के घाट उतार दिया है और मौके से फरार हो गया। घटना आजमगढ़ थाना क्षेत्र के पलसा गांव की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। मैं सलमारी यूपी अध्यक्ष के साथ और थानाध्यक्ष आजमगढ़ के साथ घटना से पाए हुए हैं। इसमें मृतिका का नाम दुधिया देवी है। दुधिया देवी सुबह 8 बजे अपने घर से निकली थी वो मखाना के काम करने के लिए और गांव से पूर्व और भी उसके 2-3 साथी थी लेडीज जिसके साथ है वो जाने वाली थी। वहाँ बैठ के इंतजार कर रही थी। इसी बीच मृतिका के घर के पास ही एक बेचा ऋषि है जो कुल्हाड़ी लेके आए और 2 कुल्हाड़ी उसके सर पर चला दिए जिससे उसका मृत्यु हो गई। लाश को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। FIR कर रहे हैं। जन ओझा का मामला है तो सब बाकी लोग सब मूर्ति के रखा दारू तारू खिला कर मेरा घर वाले का कुल्हाड़ी चला दिया। राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक युवक की अपराधियों ने घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों के मुताबिक विवेक हर सुबह गांधी मैदान में क्रिकेट खेलने जाता था। क्रिकेट खेलने के बाद विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। बुद्धा कॉलोनी थाना प्रभारी निहार भूषण के मुताबिक जिस गली में वारदात हुई वहां CCTV नहीं है। फिलहाल अपराधियों को जल्द गिरफ्तारी करने की बात कही गई है। बेतिया के बघई बसवरिया पंचायत के गबनाहा दलित बस्ती वार्ड संख्या 13 में मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना का लाभ अभी तक धरातल से कोसों दूर है। इधर ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए आक्रोश व्यक्त किया है। ग्रामीणों ने बताया कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना का लाभ दलित बस्ती में अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि जल मीनार का निर्माण लगभग 3 साल पहले हुआ लेकिन अब तक एक बूंद शुद्ध पानी नहीं मिल पाया है। पानी हम लोग का जब से बना हुआ है तब से 5 रोज मिला है, उसके बाद नहीं मिला है। सब नल टूट फूट गया है। कोई रिपेयरिंग नहीं, कोई नहीं है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।